तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने रियल गैस की थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट जो हम लोगों ने अपने लेक्चर को डिस्कस किया था उसमें हम लोग केटीजी के दो फॉल्टी एजम्पशंस के बारे में बातें कर रहे थे, जिसमें एक फॉल्टी एजम्पशंस जो वॉल्यूम के रिगार्डिंग था उसमें हम लोगों ने करेक्शन किया था और करेक्टेड वॉल्यूम टर्म हमारे पास आ गया था। अब जो एक और फॉल्टी एजम्पशंस हमारा केटीजी का था वो बता रहा था कि भाई गैसियस मॉलिक्यूल्स के अमंग किसी भी तरीके का मॉलिकुलर इंटरैक्शंस नहीं होता, जो एक रॉन्ग एजम्पशन है, ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये लिखते हैं कि मॉलिकुलर इंटरैक्शंस among gaseous molecules are negligible is a faulty assumptions। ये हमारा एक सही assumption नहीं था। अब होता क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स में मॉलिकुलर अट्रैक्शन है। देयर एग्जिस्ट अ molecular attraction among gaseous molecules। तो अब जरा एक बात हम लोग सोचे कि अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स के एमंग अट्रैक्शन है तो गैसियस मॉलिक्यूल्स फुल एफिशिएंसी से कंटेनर की वॉल पे कोलाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक इनवर्ड मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और प्रेशर क्या होता है, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन कंटेनर्स की वॉल पे। मतलब अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कि जैसे हमारा मोबाइल कंटेनर का दीवार है और ये गैसियस मॉलिक्यूल्स इस पर कोलाइड करे तो हम बोलेंगे कि प्रेशर एग्जर्ट हुआ। लेकिन इस गैसियस मॉलिक्यूल्स को ये सेकंड मार्कर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी टेंडेंसी को रखे तो ये मार्कर फुल एफिशिएंसी से इस कंटेनर की दीवार पे कोलाइड नहीं करेगा। मतलब एक प्रेशर लॉस मिलेगा हमें। क्यों प्रेशर लॉस आया है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन। तो जो एक्चुअल प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू कॉलिजन ऑन कंटेनर्स वॉल प्लस प्रेशर लॉस ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। क्लियर है? मतलब अब एक चीज बताइए कि हमारा जो एक्चुअल प्रेशर होगा वो प्रेशर ड्यू टू कॉलिजन प्लस प्रेशर लॉस ड्यू टू अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? मतलब जो एक्चुअल प्रेशर हमारा वर्क हो रहा होता है वो प्रेशर ड्यू टू कॉलिजन अगर हमने पी लिया है तो ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, कहाँ से आया ये नहीं जानना है। प्रेशर लॉस ड्यू टू अट्रैक्शन जो हमारा होता है वो ए इन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होता है फॉर इन मोल्स, वेयर ए इज अगेन कांस्टेंट विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। मतलब ये गैस की नेचर पर ए हमारा चेंज होता है और ए मेजर क्या करता है, तो मॉलिकुलर अट्रैक्शन को मेजर करता है। बातें समझ में आ गई? अब क्या लिखे हैं वो जरा देखिएगा। वेयर ए मेजर्स मॉलिकुलर अट्रैक्शन इट इज कांस्टेंट एंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। मतलब गैस टू गैस ए की वैल्यू चेंज होती है। फिर आगे हम लोगों ने यूनिट ऑफ ए को डिस्कस किया है, तो आप देखिएगा कि ए इन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्रेशर में जोड़ा गया है। मतलब पूरा ए इन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर जो होगा उसकी यूनिट एटमॉस्फेयर के बराबर होगी। यहाँ से हम लोगों ने ए की जो यूनिट है उसको फाइंड आउट कर लिया। एक चीज़ और याद रखिएगा, ए का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा मॉलिकुलर अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और मॉलिकुलर अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा प्रेशर लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। एक और बात आगे क्लियर होगा, अभी जस्ट सुन लीजिएगा कि एक ही मैग्नीट्यूड जितनी हाई होती है उस गैस को लिक्विफाई उतना ही इजीली किया जा सकता है, क्योंकि लिक्विफाई होने के लिए गैसियस मॉलिक्यूल्स का कम क्लोज होना ज़रूरी होता है
और कम क्लोज होने के लिए उनके बीच अट्रैक्शन वर्क करना चाहिए। तो ए की वैल्यू जितनी हाई, उस गैसियस मॉलिक्यूल्स को लिक्विफाई करना उतना ही इजी टास्क है। मतलब लिक्विफिकेशन के लिए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का होना ज़रूरी है। अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑपरेट नहीं हो रहा है तो गैस को लिक्विफाई करना समवॉट डिफिकल्ट होता है। बढ़ा जाए आगे, तो अब जरा आप ही बताइए कि हमारा जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन था इन मोल के लिए, वो अब हमारा बन गया P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर एन मोल। अगर हम एक मोल के लिए बात करें तो हमारा आ जाएगा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यह n इज इक्वल टू 1 मोल के लिए हुआ। इसी इक्वेशन को बोला जाता है वैन डर वाल इक्वेशन। दैट इज वाई ए और बी को वैन डर वाल कांस्टेंट भी बोला जाता है। यही हमारा ये दोनों वैन डर वाल इक्वेशन है। नीचे वाला जनरल फॉर्म है एक मोल के लिए, ऊपर वाला मेन इक्वेशन है। ए और बी वैन डर वाल कांस्टेंट कहलाते हैं, जहां ए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को मेजर करता है और बी इफेक्टिव साइज को मेजर करती है। क्लियर है? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आइए, अब जो हम लोग केस डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। हमने पहले वैन डर वाल इक्वेशन लिखा है और पहला केस जो लिखा है वो देखिएगा। फॉर अ गैस विद फाइनाइट साइज, फाइनाइट साइज का मतलब है कि बी है एंड नो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, ए नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है ही नहीं तो ए का तो प्रेजेंस होगा ही नहीं। और एक बात तो पता है कि अगर ए नहीं है तो ऐसे गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विफिकेशन के लिए मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का होना ज़रूरी है। तो आइए, अब हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो P ये तो 0 हो गया इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू आर टी बाई वी माइनस बी। इसको बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इफ गैस बिहेव्स आइडियली, अगर गैस आइडियली बिहेव कर रहा होता तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू आर टी बाई वी। इसको बना लिया इक्वेशन से। एक चीज लग गया होगा, प्रेशर फर्स्ट में जो आएगा वो बड़ा होगा एज कॉम्पेयर टू प्रेशर सेकेंड में आएगा। मतलब इस सिचुएशन में गैस जो आइडियली बिहेव कर रहा होगा उससे जो आप प्रेशर निकालिएगा वो मैग्नीट्यूड वाइज कम आएगा एज कॉम्पेयर टू दिस केस। होपफुली फर्स्ट वाली बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे अब आइए, फिर हम लोग इसको हटा रहे हैं और यहां से फिर नोट कराते हैं। ब्रैकेट जरा खोलते हैं, हमारा आ गया पी वी माइनस पी वी इज इक्वल टू आर टी। दिस इम्प्लाइज पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी वी। अभी एक आगे का टर्म यूज करेंगे, परेशान नहीं होइएगा। हम लोग दोनों तरफ आर टी से डिवाइड कर रहे हैं, तो पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी बाई आर टी। इस केस को ऊपर से हटाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा कुछ एक टर्म अभी बोलेंगे, जस्ट उसे अभी अपने ब्रेन में रखना है। पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू जेड होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर आगे आएगा, अभी घबराइएगा नहीं। और आइडियल गैस के लिए जेड बराबर 1 होता है। चलिए, तो हम लोग का जो इक्वेशन आया है वो जरा देखिए, यहाँ इस चीज को नोट करें। तो जेड इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस पी बी बाई आर टी। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जेड ग्रेटर देन 1 है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसे बनाते हैं इक्वेशन थर्ड।
और हम लोग लेते हैं जेड वर्सेस पी, क्योंकि देखिएगा पी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एक गिवन टेम्परेचर पे टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट हो तो वेरिएबल तो हमारा प्रेशर ही है ना। अभी आपने कहा है कि भाई हमारा वन आइडियल गैस होता है, मान लीजिए ये हमने ले लिया Z इज इक्वल टू 1 आइडियल गैस। ये बताइए Z ग्रेटर देन 1 है और स्लोप है हमारा B/RT, मतलब क्या था इस केस में, A इज इक्वल टू 0 था और B का कुछ सर्टेन मैग्नीट्यूड था। याद रखना आज के बाद, Z ग्रेटर देन 1 का अगर ग्राफ है वर्सेस P के लिए तो ऐसे गैस कभी लिक्विफाई नहीं होते, नेवर कैन बी लिक्विफाइड, क्योंकि ये है ही नहीं। एक चीज और जानिएगा, इसमें जो प्रेशर कैलकुलेटेड होता है वो बड़ा आता है एज कंपेयर टू प्रेशर आइडियल। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम दे गए हैं कि अगर गैस के पास फाइनाइट साइज हो लेकिन मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नहीं हो तो ये क्या क्या चीज़ बता रहा है। सिर्फ एक जेड अभी अननोन चीज़ है तो वो जानना है, PV/RT को जेड बोलते हैं, आइडियल गैस के लिए Z1 होता है। जब भी हम लोग जेड का ग्राफ प्लॉट करते हैं लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 तो इसको रेफरेंस लेकर के करते हैं। अब ये y बराबर mx प्लस c का हमारा इक्वेशन है, बस जस्ट लाइक हमने वैसे इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। बढ़े आगे। अब हम लोग सेकंड केस पे आ रहे हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है मतलब ए है बट नो फाइनाइट साइज, बी हमारा 0 है। क्लियर है। तो हमारा जो इक्वेशन था वो था P प्लस A/V² इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT, हमारा P प्लस A/V² इंटू V इज इक्वल टू RT, दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू RT बाई V, इधर ले आए हैं माइनस A/V²। कोई दिक्कत है क्या? बच्चे ने बोला कि सर खोलते हैं, PV प्लस A/V इज इक्वल टू RT, दिस implies PV is equal to RT minus A/V. This implies P is equal to RT by V minus A/V²। मान लिया कि हमारा इक्वेशन सेकंड है या फर्स्ट है, और अगर गैस आइडियली बिहेव करता तो P इज इक्वल टू आता RT by V। गैस बिहेव्स आइडियली, वे चीज लग गया होगा कि RT by V ये वाली क्वांटिटी इसमें माइनस हो रही है इक्वेशन फर्स्ट में, तो मतलब प्रेशर जो फर्स्ट केस में होगा वो छोटा आएगा एज कंपेयर टू प्रेशर सेकेंड। अब बोले भी थे कि अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा तो गैसियस मॉलिक्यूल्स फुल एफिशिएंसी से कंटेनर की वॉल पे कोलाइड नहीं करेगा, क्योंकि एक इनवर्ड अट्रैक्शन एक्ट होने लग जाएगा। देखिए आ भी रहा है कि आइडियल अगर यह गैस होता तो उसकी प्रेशर ज़्यादा होती एज कंपेयर टू अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है। क्लियर है।
अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जेड का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। इसको यहाँ से हटाएं। अब हम लोग दोनों तरफ आर टी से डिवाइड कर दिए, तो पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई आर टी वी। आएगा ना? हटाते हैं इस चीज़ को। जो हमारा इक्वेशन आया है वो देते हैं z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई आर टी वी। एक चीज़ तो लग गया होगा कि इसका z जो है वो लेस देन 1 आएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इसे इक्वेट करें तो z वर्सेस 1 बाई वी। ए कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हमारा 1 बाई वी है। z इज इक्वल टू 1, स्लोप नेगेटिव है, z लेस देन 1। यहाँ पर क्या आ गया था, प्रेशर आइडियल बड़ा आया था एज कॉम्पेयर टू जो आपने प्रेशर कैलकुलेट किया था। और एक चीज़ और आया होगा, गैस कैन बी लिक्विफाइड, कैन बी लिक्विफाइड। होपफुली बातें समझ में आ गई होंगी। हमने वैन डर वाल इक्वेशन से 2 केसेस लिया है, दोनों केसेस को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब मान लीजिए हमारा तीसरा केस है कि ए भी ज़ीरो है, मतलब अट्रैक्शन भी नहीं है, और बी भी ज़ीरो है, फाइनाइट साइज भी नहीं है। तो बच्चा बोलेगा कि सर तब तो हमारा बन गया पी वी बराबर आर टी, दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 1। गैस बिहेव्स आइडियली। मतलब आज के बाद एक चीज़ आप जान गए कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता और गैसियस मॉलिक्यूल्स की फाइनाइट साइज नहीं होती। बढ़े आगे। तो ये तो हमारा ओवरऑल जो था वो था वैन डर वाल इक्वेशंस से जो हमने एक इक्वेशन निकाला था उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस, कि हम उनको कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंट फॉर्म पे। क्लियर है? अब ज़रा हम लोग लास्ट बात केटीजी से रिलेटेड कर ले तो हमारा केटीजी पूरा फिनिश्ड हो जाएगा। अब हमारे पास है 4 लॉ हैं। वाइल्स लॉ, वाइल्स लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर इनवर्स रिलेटेड टू वॉल्यूम अगर एन और टी कांस्टेंट हो। पढ़े होइएगा। चार्ल्स लॉ हमारा क्या है, वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेटेड टू टी व्हेन पी और एन कांस्टेंट है। गे-लुसाक्स लॉ क्या है हमारा, प्रेशर डायरेक्ट रिलेटेड टू टेम्परेचर जब वी और एन कांस्टेंट है। और लास्ट लॉ है हमारा डाल्टन्स लॉ, वो बोलता है कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस। अब हम लोगों को इन चारों लॉ को केटीजी की बिहाफ पर प्रूफ कर देना है। तो आइए पहले हम लोग वाइल्स लॉ देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी। केटीजी क्या बोलता था कि प्रेशर इज ड्यू टू इट्स कॉलिजन ऑन कंटेनर्स वॉल। प्रेशर क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। आइए, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारा गैसियस मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाना है, गैस की अमाउंट को भी कांस्टेंट बनाना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगा। अब हम सडनली क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को 2 गुना कर दे रहे हैं।
तो पहले जब वॉल्यूम दो गुना नहीं था तो यूनिट एरिया पर जितने गैसियस मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे थे उनसे अब नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कम जाएगा अगर वॉल्यूम को दोगुना कर देंगे। क्या हम बोले अगेन जरा सुनिएगा, टी और एन कांस्टेंट है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो सेम होगा। गैसियस मॉलिक्यूल्स हमारा बढ़ नहीं रहा है, हमने अभी कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, उसके यूनिट एरिया पर मान लीजिए कि 10 मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, प्रेशर आ रहा है उसके कारण। अब हम वॉल्यूम को एकाएक दो गुना बना दिए, मतलब पहले अगर V था तो अब 2V कर दिए। अब अगर आपने 2V कर दिया है तो पर यूनिट एरिया में पहले अगर 10 मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे थे तो अब 10 मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप गैस का बढ़ा नहीं रहे हो, टेम्परेचर आप बढ़ा नहीं रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा स्ट्राइकिंग कंटेनर की वॉल पर गैस का हो रहा है वो रिड्यूस्ड हो गया, वो रिड्यूस हो गया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो P इनवर्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। क्लियर? अब आते हैं हम लोग बॉयल्स चार्ल्स लॉ पे। एक चैम्बर में हमने गैस लिया हुआ है, कुछ वॉल्यूम को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो गैस का कंटेनर पर टकराने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा। वो अगर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर नहीं बढ़े, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण गैसियस मॉलिक्यूल्स की स्ट्राइकिंग एबिलिटी बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, वही प्रेशर ऑब्टेन्ड हो उसके लिए वॉल्यूम बढ़ा दोगे। हो गया प्रूफ। अब आते हैं गेलू-शाक्स लॉ पे। प्रेशर डायरेक्ट रिलेटेड टू टेम्परेचर V और N कांस्टेंट है। अब आपने क्या किया, गैसेस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो गैस का कंटेनर की वॉल पर टकराने का जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि V और N को आपने कांस्टेंट रखना है। गेलू-शाक्स लॉ प्रूफ हो गया केटीजे की बिहाफ पर। अब आते हैं डाल्टन्स लॉ। तो क्या बोला था केटीजे कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के अमंग कोई मॉलिकुलर इंटरैक्शन नहीं है। तो मान लो ABCD आप बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स कंटेनर में डाले हुए हो, वो सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअल गैस की तरह ट्रीट हो रहे हैं क्योंकि उनके बीच में कोई मॉलिकुलर इंटरैक्शन नहीं है। ये केटीजे का पॉस्टुलेट्स था। तो अगर उनके बीच में मॉलिकुलर इंटरैक्शन नहीं है तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो इंडिविजुअल प्रेशर का समेशन होगा। आ गया टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर का समेशन, और यही इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाती है। तो होपफुली यहाँ तक केटीजे की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा यहाँ से अब हमारा एक्चुअल रियल गैस स्टार्ट हो जाएगा। एक बात तो समझ में रियल गैस का आ गया है कि आइडियल गैस में Z=1 होते हैं। आइडियल गैस में गैस का फाइनाइट साइज नहीं होता, मॉलिकुलर इंटरैक्शन नहीं होता, जबकि रियल गैस में ये दोनों चीज़ें होती हैं और Z1 के बराबर नहीं होता। क्लियर? तो अब अगले लेक्चर से हम लोग रियल गैस के बारे में जानेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।